स्वागत है आप सबका डर डायरीज के एक और एपिसोड में मेरे यानी अहमद फराज के साथ। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों की कहानियां हम आप तक सही तरीके से सही वे में पहुंचा सकें। आज की कहानी भी हमारे एक लिसनर हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है, जिनका नाम है आसिम सरवर। ये लाहौर के रहने वाले हैं और ये कहानी उनकी अपनी आप बीती है, उनकी फैमिली के ऊपर बीता है, उनकी अपनी कहानी है। ये कहानी शुरू होती है। ये बात है 2000s के अर्ली टाइम की, 2000 के दशक की। कुछ साल ही हुए थे, 2000 पास हुए। आसिम और उनकी फैमिली लाहौर में एक किराए के मकान पर रहते थे। आसिम के फादर की जॉब लाहौर में थी, इसलिए उन सबको लाहौर में ही रहना पड़ता था। और क्योंकि लाहौर एक महंगा शहर है, तो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की तरह जो उनका सपना है एक घर खरीदने का, वो लाहौर में पूरा नहीं हो पा रहा था। उनकी फैमिली में 3 भाई बहन, मम्मी पापा, 5 लोग थे। आसिम से बड़े एक भाई थे और आसिम से छोटी एक बहन थी। जब ये लोग अपना एक घर खरीदने का ख्याल करते, तभी महंगाई सामने आ जाती। अब घर खरीदने का जब सोच ही रहे थे कि अचानक कहीं से किसी दूर के रिश्तेदार ने इनको बताया कि उनका एक घर है। लाहौर से थोड़ा बाहर एक छोटा शहर पड़ता है, फैसलाबाद। वहां पर वो घर काफ़ी टाइम से बंद है और कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो उन्होंने जो प्राइस कोट करी, वो भी इनके बजट में आ रही थी। इन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं कराई और सिर्फ ये इस मौके को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देखकर उस घर को खरीदने का फैसला कर लिया। अब एक मिडिल क्लास फैमिली के पास जब अपना घर होता है, तो उससे बड़ी खुशी उनके लिए कुछ नहीं होती। लेकिन आसिम के फादर को अभी भी लाहौर में ही रहना था, क्योंकि इनकी जॉब लाहौर में थी और रोज़ फैसलाबाद से लाहौर आना जाना उस टाइम मुमकिन नहीं था, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। इसलिए ये डिसाइड हुआ कि आसिम के फादर लाहौर में रुकेंगे और आसिम की बाकी फैमिली फैसलाबाद में उस घर में रुकेगी। उसको थोड़ा बहुत रहने लायक किया और उसमें रहने का फैसला कर लिया। हालांकि अभी काम उस घर में बहुत बाकी था। उस घर के बारे में थोड़ा आपको बताता चलूं। वो घर ऐसा था, एक टिपिकल फैसलाबाद के घर की तरह, जिसमें बीच में एक बड़ा सा आंगन था। उस आंगन के बीचों बीच एक अनार का पेड़ था, जो उस वक्त बिल्कुल सूख सा गया था। टहनियां काली सी पड़ गई थी। और उसके चारों तरफ कमरे थे। 2 कमरे इस तरफ, थोड़ा उससे राइट की तरफ आएंगे तो एक गुसल खाना और एक किचन। उल्टे हाथ की तरफ एक छत का रास्ता जाता था सीढ़ियों से, और उस पर एक गेट लगा हुआ था और उसके बिल्कुल बगल में एक और वॉशरूम था। ये उस घर का नक्शा था। ये घर खरीद लिया और इसको थोड़ा बहुत रेनोवेट कराया, जिसमें उनको वो पेड़ भी कटवाना पड़ा। जब उस घर में रहना शुरू किया, तब उनको ये नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। उस घर में रहते हुए तकरीबन 1 हफ्ता गुजरा था। आसिम के फादर अभी भी लाहौर में थे। रात में पूरी फैमिली एक कमरे में गई सोने के लिए कि अचानक रात को आसिम की मदर को छत पे से थप 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 चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। पहले तो उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन जब ये आवाज़ थोड़ी बढ़ गई तो उन्होंने शोर मचा के उसको बुलाने की कोशिश करी। कौन है? कौन है ऊपर? जैसे उन्होंने ये बोला, वो आवाज़ बंद हो गई। वो इतनी घबरा गई कि उसी वक्त उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। तो हस्बैंड ने उनको ये बताया कि फैसलाबाद का वो एरिया थोड़ा सा मखदूश है, वहाँ पर क्राइम वगैरह होते रहते हैं, इसलिए सारे दरवाजे अच्छे से लॉक करके सोया करें, यहाँ तक कि छत का दरवाज़ा भी। तो उनकी मदर ने वही किया, वो छत का दरवाज़ा बंद करा, सारे कमरे बंद किए, मेन गेट बंद किया और जाके लेट गई। वो रात गुजर गई किसी तरह से। अब कुछ दिन बाद आसिम के फादर को फाइनली लाहौर से फैसलाबाद आना था छुट्टियों में।
काफ़ी दिन बाद वो अपने इस घर में आ रहे थे जो उन्होंने इतनी शिद्दत से ख़रीदा था, और वो पहली बार आफ्टर रेनोवेशन उस घर को देखने वाले थे। किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की तरह थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, महीने दर महीने थोड़ा थोड़ा काम करा के वो घर इस तरीके से सजा लिया गया था कि उसको अपना कहा जा सके। एक बड़ा सा मेन गेट लगाया गया था, नक्काशीदार दरवाज़ा। सब बहुत खुश थे। आसिम के फादर फाइनली लाहौर से फैसलाबाद आ गए थे। वो घर में एंटर हुए हैं, उन्होंने घर को देखा है और सब खुशी से झूम उठे। वो एक कमरे में गए जिसको बैठक भी बोला जाता है, जहां आमतौर पे मेहमानों को बिठाया जाता है। उस कमरे में जाके सामने एक सोफा रखा हुआ था। सोफे की उल्टी हाथ की तरफ एक शीशा था, तकरीबन 6 फुट का, जो बड़े अच्छे से दीवार पे लगा हुआ था। नीचे भी सपोर्ट थी, ऊपर भी सपोर्ट थी। वो आसिम के फादर उस सोफे पे जाके बैठे हैं। जैसे ही बैठे, वो शीशा थम करके नीचे गिरा है। वो शीशा इस तरीके से गिरा कि अगर वो थोड़ा भी शीशे की तरफ होते तो वो उनके सर पे गिर सकता था। कुछ भी हो सकता था। ये बात देखकर पूरी फैमिली थोड़ी हिल सी गई थी, लेकिन आसिम के फादर ने एक छोटा सा इंसिडेंट बता के, वहम समझा के इसको इग्नोर कर दिया। और फिर वो 1-2 दिन रहे और फिर वापस लाहौर चले गए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा फैमिली में हल्का हल्का चेंज आने लगा था। आपस में चिड़चिड़े रहने लगे थे, थोड़ा गुस्सा करने लगे थे। इसी बीच एक दिन आसिम की मदर कहीं बाहर गई हुई थी किसी काम से। आसिम, उसके बड़े भाई और उसकी बहन पर छत पर खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक बड़े भाई ने बोला कि तुम लोग खेलो, मैं ज़रा नीचे वॉशरूम होके आता हूँ। वो दोनों छत पे रह गए और आसिम के बड़े भाई जो हैं वो सीढ़ियों से नीचे उतरे और वॉशरूम की तरफ चले गए। ये दोनों वेट करने लगे, सोचा कि जब भाई आएंगे तभी खेलेंगे इकट्ठा। इनको वेट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, और क्योंकि वॉशरूम बिल्कुल सीढ़ियों के पास था तो इन्होंने आवाज़ लगाने का फैसला किया। ऊपर से, मुंडेर के ऊपर से सर निकाल के झांका और बोला, भाई क्या हुआ, कितनी देर लगेगी, जल्दी आए ना। वहां से कोई जवाब नहीं आया। तो थोड़ा सीढ़ियों के पास गए, फिर से आवाज दी, भाई कहां रह गए, जल्दी आए ना, खेलना है। कोई आवाज नहीं थी। हल्के हल्के आसिम ने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया तो उसको हल्की सी पानी चलने की आवाज वॉशरूम से आ रही थी। भाई अंदर ही थे। वो नीचे गया, हल्के हल्के और जोर से चिल्लाया, भाई कितनी देर लगाएंगे आप, जल्दी आए ना, क्या कर रहे हैं। अभी भी कोई जवाब नहीं था। पानी चलने की आवाज लगातार आ रही थी, जैसे पानी बाल्टी में भरा जा रहा हो। इसने खटखटाने के लिए जैसे ही दरवाजे पे हाथ मारा, वो एकदम से खुल गया, और खुलते ही अचानक पानी की आवाज बंद हो गई। जब आसिम ने अंदर झांका तो अंदर कोई नहीं था, न भाई न कोई और हैरानी की बात यह थी कि बाल्टी में पानी एक बूंद नहीं था। पानी तो छोड़िए, वहां पर नल खुलने का कोई अंदेशा भी नहीं था। ये छोटे भाई बहन इसको देखकर थोड़े सत्ते में आ गए थे। सोच ही रहे थे कि अचानक पीछे से आवाज आई, आसिम। ये दोनों डर गए। पीछे मुड़ के देखा तो भाई अंदर के कमरे से चले आ रहे हैं। भाई आप तो वॉशरूम गए थे ना। नहीं आसिम, मैं तो अंदर था कमरे में। तो वॉशरूम में कौन था भाई। वॉशरूम में कौन होगा, कोई नहीं, क्या बेकार बात है, चलो खेलते हैं। ये इंसिडेंट भी इग्नोर हो गया। शायद इन बच्चों को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है इनके साथ। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, और जैसे जैसे दिन गुजरने लगे वैसे वैसे फैमिली में दूरियां बढ़ने लगी। दूरियां इस तरीके की कि माँ बच्चों में लड़ाई होने लगी, भाई बहनों में लड़ाई होने लगी, फोन पे अब्बा से लड़ाई होने लगी, चिड़चिड़े रहने लगे, कभी कभी खाना छोड़ दिया करते थे, कभी एक दूसरे पे चिल्लाने लगते थे, बेवजह गुस्सा करने लगते थे। और एक दिन तो ऐसा हुआ जो कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता था। बड़े भाई और माँ में इस तरीके की लड़ाई हुई, इतना गुस्सा हुआ कि माँ ने बड़े भाई पर हाथ उठाया। जब बड़े भाई पर हाथ उठाया तो बड़े भाई ने एक चीज
जो वहाँ पड़ी हुई थी, एशट्रे थी या ग्लास था या कुछ था, वो उठा के सीधा माँ की तरफ दे के मारा। माँ के हाथ पे लगा और माँ हैरान थी उनकी कि उनका बड़ा बेटा इस तरीके की हरकत कैसे कर सकता है। वो रोने लगी और रोते रोते सीधा अंदर चली गई। उस वक्त उन्होंने कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। अचानक ऐसा लगा जैसे बड़े भाई को अचानक से एक होश आया कि उसने क्या किया। ये उसने अपनी मां पर हाथ उठाया, मां पर चीज दे के मारी, उनको तकलीफ दी। वो आंसू पोंछ के सीधा मां के पीछे कमरे में गया। मां वहां ज़ारो कतार रो रही थी। मां के पास बैठा और बोला, मां, मैंने तुझे तकलीफ दी है ना, तुझे तकलीफ हुई ना, मैंने तुझे मारा ना। मां कुछ नहीं बोली। तो उसने वहीं टेबल पर पड़े एक पेन को उठाया और अपने हाथ में रखा और फिर बोला, मां, मैंने तुझे तकलीफ दी ना, मैंने तुम्हें तकलीफ दी ना, मैंने तुम्हें मारा ना, अब तुम मुझे तकलीफ दो। मां का हाथ लेके अपने हाथ पे रखा, खच 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 अपने थाइस पर कई बार उस पेन से वार किया। वो पेन थाइस में घुस गया, खून निकलने लेकिन फिर भी आसिम के बड़े भाई करते रहे काफी देर तक, जब तक उनकी मां ने उनको जबरदस्ती रोका नहीं और एक और तमाचा नहीं लगाया। तब तक शायद वो इस होश में नहीं थे कि वो समझ पाए कि वो क्या कर रहे थे। जब तक वो होश में आया तब तक जख्म बढ़ चुका था और आसिम की मां बिल्कुल सत्ते में थी कि ये क्या हो रहा है उनके साथ, ये किस तरीके की चीज कर रहे हैं उनके बच्चे। उन्होंने किसी तरह उस वक्त उसकी पट्टी वट्टी करके उसको दिलासा देके उसके कमरे में लिटा दिया। पर सोच में पड़ गई कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये सिर्फ गुस्सा नहीं हो सकता, कुछ तो बात है, इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने आस पड़ोस में जिनसे उनकी जान पहचान हो गई थी सबसे बात करनी शुरू करी। उसके बाद उन्होंने जब जिन लोगों से आसपास बातचीत शुरू हो गई थी, जान पहचान हो गई थी, उनसे बात करनी शुरू करी कि आखिर इसका क्या इलाज हो सकता है। कोई तो इलाज बताएगा, कोई कुछ तो बताएगा। तब वहां उनको ये पता लगा कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उन्होंने आंगन में खड़ा वो अनार का सूखा पेड़ कटवा दिया था। उस पेड़ में कहते हैं कुछ असर था जिसकी वजह से वो असर पेड़ से हटके इनके बच्चे पर आ गया है। ऐसी अफवाह उड़ने लगी और ऐसी बातें उनको बताई जाने लगी। आसिम की मदर बहुत घबरा गई थी। इस चीज से बचना बहुत जरूरी था, लेकिन इस चीज से बचने के लिए पहले सारे सवाल के जवाब जरूरी थे और उन सवालों के जवाब सिर्फ वही दे सकते थे जिनका ये घर एक्चुअली ओरिजिनली था, इनके दूर के वो रिश्तेदार जिनसे इन्होंने घर खरीदा था। तो आसिम की मदर ने फैसला किया कि वो उनके पास जाएंगी और उनसे बात करेंगी कि आखिर क्या माजरा है। उनके पास गई, दूसरे शहर में रहते थे, उनसे मुलाकात करी और उनसे पूछा। पहले तो उन्होंने इधर उधर की बातें करी, नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे सामने तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। जब आसिम की मदर ने रो रो के उनसे सच जानना चाहा तब उन्होंने बताया और उनके मुंह से जो अल्फाज निकले वो सुनकर आसिम की मदर के पैरों तले जमीन निकल गई थी। उन्होंने बताया और ये उनके मुंह की बात थी कि ये घर उनका बच्चा खा गया था। बच्चा खा गया था मतलब? तब उन्होंने पूरी बात बताई। उनका एक बेटा हुआ करता था, तकरीबन 14-15 साल का, काफी नमाजी, काफी परहेजगार बन जाता, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, तबलीगी जमात में जाना, ये सब करता था। पर शायद इसी बीच वो कुछ ऐसे लोगों के टच में आ गया जो उसको गलत तरीके से चीज़ें पढ़ाने लगे। यानी कि वो उसको शायद कुछ डार्क आर्ट्स, कुछ वूडू, कुछ काला जादू के बारे में पढ़ाने लगे थे। उसके ख्याल में उसको अमीर बनना था,
उसको जल्द से जल्द बहुत सारी चीज़ें करनी थी, उसको जल्द से जल्द कामयाब बनना था, और कुछ लोगों ने शायद इस बात का फ़ायदा उठाकर उससे वो चीज़ें करवानी चाहिए जो शायद ऐसे वल्नरेबल लोगों से वो शैतानी लोग करवाना चाहते हैं। उसको ऐसे डार्क आर्ट्स में ढकेल दिया कि वो अजीब-अजीब हरकतें करने लगा था। बहुत अजीब। जब उसके कमरे में उसकी मदर एक बार गई थी तो ज़मीन पे कुछ निशान से बने हुए थे। कुछ स्टार, कुछ चीज़ें बनी हुई थी और मोमबत्तियाँ जल रही थीं। कुछ अजीब-सी लाल-लाल कलर की चीज़ें भी लगी हुई थीं। पता नहीं क्या हो गया था उसको। गुस्सा करने लगा था, खाना-पीना छोड़ दिया था और कब्रिस्तान जाने लगा था। कब्रिस्तान जाकर अजीब-अजीब चीज़ें करता, रात में कब्रिस्तान जाया करता था। इन सब चीज़ों से रोकने के लिए उसको घर में बंद करने का फैसला किया गया था। उसको उसके एक कमरे में लॉक कर दिया गया था और उसके बाद शायद उसके अंदर इतनी शैतानियत आ गई थी कि उसने एक बार दरवाज़ा खोलने के चक्कर में सर पे इतनी चोट मारी कि उसका खूनम खून हो गया और वो बेहोश हो गया, सिर्फ दरवाज़ा खोलने के चक्कर में। मानो उसको उसको दर्द नहीं हो रहा था, बस वहां से निकलना चाहता था, उन लोगों से मिलना चाहता था जो उसको वो सिखाया करते थे। इतनी अजीब-अजीब हरकतें करने लगा था कि उसके माँ-बाप बहुत डर गए थे। फिर जब बहुत सारे आलिम उसको बुलाया गया, बहुत सारे मौलानाओं को बुलाया गया, किसी ने उस पे दम किया, किसी ने पानी पे दम करके उसको पिलाने की बात करी, किसी ने कुछ बोला। एक ने तो ये बोला कि आंगन के बीच एक अनार का पेड़ लगा दो, क्योंकि इस पे जो असर है वो उस पे आ जाएगा और फिर ये तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। उन्होंने वही किया, एक बड़ा सा पेड़ लाके वहां लगा दिया, अनार का पेड़, और उसको ये बताया कि बेटा तू ठीक हो जाएगा, अब देख अनार का पेड़ लगा दिया ना तो तेरा सारा असर इस पे चला जाएगा, तो फिक्र मत कर। पर वो शायद चाहता ही नहीं था ठीक होना। उसको मजा आता था इन सब चीजों में, उसको ये शैतानियत करने में मजा आने लगा था। उसको अब उस पेड़ को देख देख के नफरत सी हो गई थी। उसको लगता था कि ये पेड़ की वजह से वो ये सब चीजें शायद करना बंद कर देगा, लेकिन उसको तो कामयाब होना था, उसको वो चीजें करनी थी। तो एक दिन जब उसके माँ बाप किसी वजह से बाहर गए हुए थे, किसी आलिम के पास, किसी के पास कुछ मदद मांगने, तो उसने उस पेड़ को जड़ से खत्म करने का फैसला किया। वो किसी तरह दरवाजा तोड़ के बाहर निकला, किचन में जाके मिट्टी का तेल लेके आया, पेड़ पे डाला और न जाने क्यों खुद पर भी डाला। पेड़ पे आग लगाई तो खुद भी जल गया। पेड़ के साथ साथ उनका बेटा वहीं उसी आंगन में जिंदा जल गया था, उस घर में जहां आसिम और उनकी फैमिली शिफ्ट हुए थे, उसी आंगन में जहां आसिम उसके भाई बहन खेला करते थे, उसी आंगन में जहां आसिम के फादर और मदर ने खड़े होकर यह फैसला किया था कि वो इस घर को खरीदेंगे। वो पेड़ और वो बच्चा दोनों खत्म हो गए थे। जब ये बात आसिम की मदर ने सुनी तो बहुत घबरा गई, हाथ पैर कांपने लगे, आंखों में से आंसू आने लगे। उसी वक्त वहां बैठे बैठे उन्होंने फैसला किया कि वो घर अब उनको छोड़ना पड़ेगा, चाहे कितनी मेहनत से लिया हो, कितनी शिद्दत से लिया हो, उस घर में अब नहीं रह सकते। उन्होंने वो घर बेचने का फैसला किया, लेकिन बेचे भी तो कैसे? उन्होंने भी शायद वही किया जो उनके दूर के रिश्तेदार ने किया था, बिना किसी को पूरी बात बताए। जो पहली पार्टी आई, जिस तरीके से उन्होंने पैसे दिए, जो भी ऑफर किया वो लिया और घर बेच दिया, और फिर जाकर लाहौर में किराए के मकान में रहने लगे। आज भी आसिम और उनकी फैमिली लाहौर में किराए पर रहते हैं। आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई दूसरा घर खरीदने की, और आसिम को यह पता लगा कि इनके बाद जिस फैमिली ने वो घर खरीदा था वो भी 1 महीने के अंदर अंदर वो घर छोड़ के चले गए। फैसलाबाद में वो घर आज भी मौजूद है, आज भी बंद पड़ा है, और आज भी उस घर के आसपास कोई नहीं जाता। ये कहानी थी आसिम सरवर की, उनके अपनी आप बीती। आप सुन रहे थे सिर्फ डर डायरीज पर, मेरे
यानी अहमद फराज के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें द डर डायरीज़।